का स्वागत है। जिस तरह मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, ठीक उसी तरह अंग्रेजी भाषा में टेंस का महत्व है। हिंदी वाक्य को यदि अंग्रेजी वाक्य में अनुवाद करना है तो टेंस का ज्ञान बहुत जरूरी है। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हर टेंस का 4 भाग होता है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह कुल टेंस के 12 भाग होते हैं। आज मैं आप सभी को इन 12 भागों में से पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इसके नियम को जानने के साथ में पहचान भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यदि इसका पहचान नहीं जानेंगे तो नियम जानने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसकी पहचान को जानते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं शब्द जुड़ा रहता है। यदि ये शब्द जो अभी मैं आपको बताया किसी भी वाक्य में आपको अगर मिलता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अब चलिए अंग्रेजी अनुवाद करने के नियम के बारे में आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी अनुवाद करने के नियम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 2 सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अब यह भी जानना जरूरी हो गया है कि कौन सा सूत्र कहां पर लगेगा। तो देखिए, मैं पहला सूत्र सबसे पहले आपको बता रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसी का आप निगेटिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो डज को शुरू में लगाना होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगाना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब डज हम शुरू में लिखेंगे तो डी जो होगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में होगा। अब यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी हो गया है कि ये एस क्या है। एस जो है, एस का मतलब सब्जेक्ट है, MV का मतलब मेन वर्ब होता है और ये जो ओ जो है ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं MV1 क्यों लिखा हूं? इसलिए लिखा हूं क्योंकि मुख्य क्रिया का 3 भाग होता है। प्रेजेंट भाग, पास्ट भाग और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रेजेंट भाग है यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप इसमें लगता है, इसलिए यहां पर मैं MV1 लिखा हूं। अब अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए जैसा कि आप सूत्र को देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, एक बात और जान जाइए, ये मुख्य क्रिया में S/ES लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि S और ES दोनों तो साथ में नहीं लगेगा। लगेगा तो या तो S लगेगा या फिर ES लगेगा। अब किसमें S लगेगा, किसमें ES लगेगा,
इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं कि जिस नाउन के अंत में एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नाउन में ई एस का प्रयोग करते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं है तो स्वाभाविक है कि वहां पर एस का प्रयोग होगा। तो अब एक चीज और इसमें यह भी जानना जरूरी है कि अब देखिए क्या है, दो सूत्र है तो दोनों का लगने का अलग अलग अपना कंडीशन होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता जो है ही होगा, सी होगा, इट होगा और नाम होगा, तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम आपको इसका हिंदी वाक्य का जो है अंग्रेजी में इस सूत्र का उपयोग करते हुए अनुवाद करके बता रहे हैं। उदाहरण है, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कि तीन चीज जानना जरूरी है। पहला सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसी भी वाक्य में से जिसमें तीन चीज मिले हुए हों, यदि दो को अलग कर दिया जाए तो तीसरा स्वयं अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें देखिए तीन चीज मिला हुआ है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को इसमें से खोजना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता करने वाला होता है। जैसे इस वाक्य में देखिए, वह पत्र लिखता है, यानी लिखने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह जो होगा कर्ता होगा, यानी एस होगा। ठीक है, चलिए हमको एस मिल गया। इसके बाद मेन वर्ब। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो लिखने का काम हो रहा है, यानी यहाँ पर लिखना जो है मेन वर्ब होगा। अब हम एस ढूंढ लिए, यानी कर्ता ढूंढ लिए, क्रिया यानी मेन वर्ब भी ढूंढ लिए। अब शेष जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सूत्र के हिसाब से देखिए, अब इसको मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले अपना सूत्र कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह है। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या है? लिखना है। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट होता है। तो यहां हम लिखेंगे राइट। ये राइट लिखेंगे यहां पर। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बताया था कि एस और ईएस दोनों साथ में तो लगेगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। और कौन लगेगा इसके बारे में मैं पहले ही बता दिया हूं। तो देखिए यहां पर जो है एस लगेगा, तो ये हो जाएगा ही राइट्स। अब बचा क्या? पत्र बचा। अब एक आदमी है तो एक ही पत्र लिखेगा, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे ए लेटर। पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया ही राइट्स ए लेटर। हाँ, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। वह पत्र नहीं लिखता है, उसके लिए भी देखिए मैं यहाँ पर सूत्र बनाया हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट तो हमको पता हो ही गया है कि ही है, तो यहाँ हम ही लिख देंगे। इसके बाद हमारा सूत्र कहता है डज नॉट लगाइए। तो चलिए हम डज नॉट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इस सूत्र में MV1 यानी ये, अब यहां पर एस या ईएस नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए ये यहां मेन वर्ब हमको पता ही है कि राइट है, तो यहां हम राइट लगाएंगे, राइट लिखेंगे। ये हो गया।
इसका एस ई एस हटा देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सूत्र में नहीं है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिए हैं कि ए लेटर है, तो यहां हम लिख देंगे ए लेटर। ये अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या कहता है? डज शुरू में लगाइए। चलिए देखिए, यहां हम डज शुरू में लगा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल लेटर में होगा इसका पहला वर्ड, तो ये डज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपना? ही है, तो यहां ही लगा दिए। इसके बाद हमारा सूत्र क्या कहता है? मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया का राइट है, इसका पहला फॉर्म राइट, यानी राइट लिखना है, तो यहां चलिए राइट लिख दिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो यहां पर ए लेटर लिख दिए। और यहां पर हम प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब चलिए, अब देखिए दूसरा सूत्र का उपयोग। यदि कर्ता आई वी यू दे होगा तभी इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सूत्र जो है सरल है। अब ये सूत्र हमारा कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता, इसके बाद MV1 यानी मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखिए, तो उदाहरण देखिए, ये वाक्य दिया हुआ है, देखिए मैं आम खाता हूं। यहां पर खाने का काम कौन कर रहा है? मैं का अंग्रेजी आई होता है, यानी देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो देखिए हमको सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहां पर हम आई लिख दिए। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो यहां पे किस चीज का काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, तो खाना मेन वर्ब होगा। तो खाने का अंग्रेजी क्या होता है? इट, तो यहां पर हम इट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई इट। अच्छा, अब क्या बच गया? आम बच गया। अब एक आदमी एक ही आम खाएगा, इसलिए यहां पे हम लिख देंगे ए मैंगो, तो ये हो गया आई इट ए मैंगो। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस, मैं आम नहीं खाता हूं। इसका सूत्र देखिए, हमारा सूत्र कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमको क्या मिला है? आई, तो चलिए आई लगा दिए। इसके बाद कहता है डू नॉट, तो यहां पे हम लिखेंगे आई डू नॉट। फिर इसके बाद कहता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है अपना? इट है, तो यहां पर हम लिखेंगे इट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो, तो यहां पर हम लिख देंगे ए मैंगो। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं आम खाता हूं? इसका सूत्र क्या है? देखिए डू शुरू में लगाना है, तो यहां पर डू लगा दीजिए शुरू में। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई लगा दिए। इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म लगाना है, तो मुख्य क्रिया इट है, तो चलिए यहां पर हम इट लगा दिए। अब यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, तो यहां हम ए मैंगो लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए मैं जो भी किया हूं सूत्र के आधार पर किया हूं, है ना, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ये जो सूत्र जो है इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे और पहचानने का जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीकों को ध्यान में रखेंगे, तो यकीनन आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को आप अंग्रेजी में आसानी से बना लेंगे।